अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो है केमिस्ट्री की क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं जो कि ई कैट के हवाले से है। हमारा सेशन जो है बहुत स्मूथली तौर पे और किस रफ्तार पे हम कह सकते हैं भी वो जो गोली की स्पीड है ठीक है उस रफ्तार से आगे की तरफ को मूव कर रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है आप लोगों का पहले सिलेबस कंप्लीट करें, फिर आपके टेस्ट जो हैं वो भी लेंगे। मैंने अभी तक जो है चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7 के हवाले से आपको डिस्कशन आपसे जो है की है और उस हवाले से हमने टेस्ट भी ले लिया है। और इसके साथ साथ मैंने कल रात ही जो है अपनी प्रोफाइल के ऊपर उसके हवाले से जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो भी अपलोड कर दी है और जो ये टेस्ट मैंने आप लोगों से लिए थे इसको सॉल्व फॉर्म के अंदर अपलोड कर दिया है। सो आप लोग मेरी प्रोफाइल पर जाकर इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं और जो भी आपने मिस्टेक की थी उस हवाले से आप देखेंगे और उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो उसी पोस्ट के नीचे आप कमेंट कर देंगे, मैं आपको इस क्लास के फौरन बाद उन तमाम कमेंट्स का आंसर भी कर दूंगा। सो आपने करना यह है कि आप वहां जाएंगे यानी कि मेरी पोस्ट पर जाएंगे और वहां पर वो जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व फॉर्म में रखे हुए हैं वो आप देखेंगे। उसके बाद आपने अगर किसी क्वेश्चन के हवाले से कोई कमेंट करना हो, कोई क्वेश्चन करना हो तो आप उसी पोस्ट के नीचे ही कमेंट में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, आज जो हमारा प्लान है बेसिक तौर पे आज हमने चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करना है। पूरी कोशिश होगी कि चैप्टर 3 को हम समराइज भी कर दें 1 घंटे की क्लास में और उसके बाद हमारा जो 30 मिनट्स का रिमेनिंग पोर्शन होगा उसमें हम टेस्ट भी ले लें और इसके साथ उसकी डिस्कशन जो है वो भी कर लें। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं और हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है, जो चीज़ आज हमने पढ़नी है, मैंने आपको बताया भी जैसे कि चैप्टर नंबर 3 है और इसका टाइटल जो है बेसिक तौर पर ये है गैसेस। ठीक है। हम गैसेस जो हैं उसको डिस्क्राइब करेंगे, इसको हम जो है डिस्कस करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट कर लेते हैं और जो है बहुत अर्ली जो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत कहने के बेसिक लेवल की हैं। ठीक है। बेसिक लेवल का मतलब है कि इसमें जो है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, सॉलिड एंड लिक्विड के बारे में कहा गया है। सो इतना डिटेल में जाने की हमें कतई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हमें इतना डिटेल जो है उसमें जाने की जो है कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हमें जस्ट जो है वो चीज़ देखनी है कि जो इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू के हवाले से, जो चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है जो हमने डिस्कस करनी है एमसीक्यू जिसमें बन सकता हो। ठीक है। उस हवाले से हमने डिस्कशन करनी है। ठीक है। थोड़ा बहुत जो है मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ गैस, सॉलिड एंड लिक्विड के हवाले से और उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखो, अगर हम गैस, सॉलिड एंड लिक्विड की बात करते हैं तो जो मेजर डिफरेंस है इनके अंदर वो कुछ इनकी प्रॉपर्टीज ही हैं जो कि डिफरेंस क्रिएट करती हैं। सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं इनका आपस में इनके दरमियान आपस में अट्रैक्शन फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है। और अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से हम कहते हैं कि ये बहुत पैक्ड फॉर्म के अंदर होते हैं, इनके अंदर पार्टिकल्स बहुत अरेंज्ड होते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ हम कहते हैं कि इनका स्पेसिफिक वॉल्यूम, एक स्पेसिफिक शेप होती है। ठीक हो गया। और ये कंप्रेस नहीं हो सकते। ठीक है। दे हैव नो कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है। दे हैव नो एबिलिटी टू बी कंप्रेस। ठीक है जी। ये कंप्रेस नहीं हो सकते। इवन के बाय इंक्रीजिंग द टेंपरेचर देयर वॉल्यूम नेवर बी चेंज। ठीक है। ये मेल्ट हो सकते हैं लेकिन इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसकी निस्बत लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं हम कहते हैं समहाउ डिस्टेंस पर होते हैं, इनके दरमियान अट्रैक्शन फोर्स जो है समहाउ वीकर होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है। और हम ये बात कहते हैं कि इनके अंदर चूंकि वीकर अट्रैक्शन फोर्सेस है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो हम कहते हैं कि इनका तो ना तो वॉल्यूम कोई जो है स्पेसिफिक होता है और ना ही जो है इनकी कोई शेप स्पेसिफिक होती है। ये जरूर है कि ये वॉल्यूम चेंज करते हैं, सॉरी वॉल्यूम इनका स्पेसिफिक होता है, शेप इनकी चेंज होती रहती है। जिस भी तरह के हम जो है इनको कंटेनर में डालेंगे, ठीक है, ये उसी का ही जो है वो जो शेप इसकी है, ठीक है, वो इख्तियार कर लेंगे। और बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इनका भी वॉल्यूम एज सच इतना जो है फर्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर वॉल्यूम इतना एक्सपेंड नहीं होता, समहाउ एक्सपेंड होता है लेकिन इतना नहीं होता। ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी भी इसके अंदर जीरो है, इसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। ठीक हो गया। और जो लास्ट हमारे पास गैस है उसको थोड़ा सा ओवरव्यू करके हम आगे चलेंगे। ठीक है। गैस की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ मैटर है कि जिसमें हमारे पास पार्टिकल्स जो हैं वो और डिस्टेंस पर होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है। और डिस्टेंस पर होने की वजह से इनमें आपस में अट्रैक्शन फोर्सेस जो हैं बहुत वीक होती हैं एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है। सो हम कहते हैं कि ना तो इनका वॉल्यूम जो है फिक्स है, ना इनकी शेप फिक्स होती है, जिस तरह की कंटेनर में हम डालेंगे वैसे ही ये शेप इख्तियार कर लेंगे। दे हैव कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है। यानी इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं और बाय इंक्रीज ऑफ टेंपरेचर देयर वॉल्यूम ऑलवेज एक्सपेंड। ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज करता है, वॉल्यूम जो है बढ़ता है। ठीक है। एक चीज मैं आपको जो है बताना चाहूंगा और वो है आगे जाके हमने पढ़ना भी, जॉल थॉमसन इफेक्ट जो है मेंशन किया होगा, आगे जाके हम वो देखेंगे। जॉल थॉमसन इफेक्ट की बात हम बात भी करेंगे कि जब भी हम हाईली कंप्रेस्ड गैस को एकदम से ओपन जो है एयर में या कह लें कि लो प्रेशर जो है के अंदर हम एक्सपेंड करवाते हैं तो ये
जो है कूलिंग का अमल काज करते हैं, इसे हम जॉल थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं। रीजन क्या है उसकी वो हम वहां जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू आपको देना था कि किस तरीके से जो है हम लिक्विड सॉलिड और गैस के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, वो आप रीड आउट भी करेंगे, आपको जो है तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बुक जो है आपकी टेक्स्ट बुक की सबसे बेस्ट आपकी जो है आपके लिए हेल्पिंग मटेरियल है। जितना इसको रीड आउट करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और उतना ही जो है अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर पाएंगे फॉर ई कैट, ठीक है जी। अब थोड़ा सा जो है मैं चलूंगा टुवर्ड्स द यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। आपको यूनिट ऑफ प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रेशर के यूनिट्स हैं और उनकी वैल्यूज जो है क्या कुछ हैं, क्योंकि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे जो कि हवा का दबाव होता है उसकी बात करेंगे, ठीक है जी। सो हमारे पास जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उसमें हम जस्ट वैल्यूज को डिस्क्राइब करेंगे, यानी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए और डिफरेंट यूनिट्स में जितनी भी वैल्यूज हैं प्रेशर की वो आपको जो है नोट डाउन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर जो है बेसिक तौर पे है क्या, इट इज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। एस आई की अगर हम बात करते हैं, डिफ्यूज मीन ये तो बहुत अर्ली बहुत है लाइटर कॉन्सेप्ट है। डिफ्यूजन का अमल आपको पता होना चाहिए कि जब हम दो गैसेस को आपस में मिला देते हैं तो इनके मॉलिक्यूल आपस में इंटरमिक्स होते हैं ड्यू टू द रैंडम मोशन एंड कोलिजन, इसको हम डिफ्यूजन का अमल कह रहे होते हैं, ठीक है। सो फोर्स पर यूनिट एरिया इसको हम कहते हैं कि बेसिक तौर पे हमारे पास है प्रेशर, ठीक है। और प्रेशर की हम यजदान कह रहे हैं थोड़ा व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया करें। देखो प्लीज मैं बताऊं आपको कि यजदान ये जो प्रॉपर्टीज थी ये बहुत बेसिक लेवल की थी, ठीक है। इनको अगर हम राइट करने लग जाएंगे तो हमने शॉर्ट एंड लॉन्ग का कोई नोट तो मेंशन करना नहीं है, हमारे पास एमसीक्यूज आने जिसको हमने टिक करना है। सो आपने अगर जो है रीड आउट करना है तो आपको खुद ब खुद ये चीज है क्लैरिफाई हो जाएगी। जो चीज इंपॉर्टेंट होगी वो मैं यहाँ राइट करूंगा, आप लोग उसे नोट डाउन भी करेंगे अपने पास, ठीक है जी। फोर्स पर यूनिट एरिया, एस आई यूनिट की हम इस वक्त बात करते हैं, एस आई यूनिट की बात करते हैं प्रेशर की, तो हम कहते हैं कि ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और इस यूनिट के अंदर अगर हम बात करें, सो इस यूनिट जो है, ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास वैल्यू क्या होती है इसकी 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बेसिक तौर पे हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है जो मैं मेंशन कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है जी। और 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है ये एग्जैक्टली इक्वल होता है किस चीज के, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है एग्जैक्टली इक्वल होता है 1 पास्कल के, ठीक है। सो यही वैल्यू हमारे पास पास्कल में भी आ जाएगी, हम लिखते हैं 101,325 पास्कल। और अगर हमें किलो पास्कल में मेंशन करना हो, वैसे मैं बहुत रैंडम लिख रहा हूं तो खैर कोई बात नहीं, 101,325 पास्कल, ठीक है। सो इसको अगर हमने किलो पास्कल में मेंशन करना हो तो हम लिखेंगे 101.325 किलो पास्कल। ये तमाम वैल्यूज जो हैं आपको बस याद होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम इसको मिलीमीटर ऑफ मरकरी की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, ये है बेसिक तौर पे अगर हम मिलीमीटर ऑफ मरकरी की बात करते हैं तो ये जो है एग्जैक्टली तौर पे इक्वल होता है इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के, ठीक है जी। 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है एक टॉर का होता है यूनिट और एक हमारे पास एटमॉस्फेरिक यूनिट होता है। सो ये 760 टॉर भी होगा एग्जैक्टली, और 1 एटीएम भी इसी को हम कहते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है जी। सो ये डिफरेंट यूनिट्स के अंदर मैंने आपके लिए जो है वैल्यूज प्रोवाइड की हैं आपको, ठीक है, किसकी भी जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी जो है प्रोवाइड की हैं, ठीक है। और अच्छा, इसमें आपने जो है जस्ट आपने करना क्या है, इसमें आपने जस्ट वैल्यूज को और उनके यूनिट्स को जो है बस याद रखना है, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। और इस हवाले से अगर आपको कोई जो है एमसीक्यू आता है तो वो पेट डेफिनेशन, पेट जो है इंफॉर्मेशन पर मुश्तमिल होगा, आपने जस्ट उसको टिक करना है और कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है। बाकी जो है 760 मिली जो ये 760 टॉर है, ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें किसी के अंदर भी, इसको अगर हम पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस में लिखना चाहें तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये 760 टॉर ये 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस होगी, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है कि इसके अंदर पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस के अंदर है। और जो है अच्छा, ये हमारे पास टोटल जितने भी हमारे पास जो यूनिट्स हम इस्तेमाल करते हैं किसको प्रेशर को मेंशन करने के लिए, उनके इन डिफरेंट यूनिट्स के अंदर इनकी वैल्यूज भी हैं, ठीक है। तो आपको ये वैल्यूज याद भी होनी चाहिए। इसके अलावा डिफरेंट यूनिट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं प्रेशर को जो है शो करने के लिए, आपके पास जो है इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम किसी स्पेसिफिक जो है यूनिट के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्या वैल्यू जो है मेंशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत लाइटर जो है किस्म की बातें थी जो हमने की हैं। अब हम मेजर कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, हम आगे चलेंगे और कुछ ना कुछ जो है नेक्स्ट हम सीखते हैं। बेसिक तौर पे आगे चलते हुए हमारे पास गैसेस लॉज स्टार्ट हो जाते हैं
और हमारा इस पूरे चैप्टर में ज़्यादातर जो हमारा जो है कंसर्न रहेगा वो इन लॉज के हवाले से ही है। और इसी तरह की जो है हमने बात को क्लियर करना है कि किस तरीके से हम किसी एक लॉ जो है, ठीक है, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ जो है अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ जो हमारे पास है किसी गैस का, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। ठीक है, यानी हम ये कहते हैं वॉल्यूम जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, प्रोवाइडिंग द नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये दो चीजें हमारे पास कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। और ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किस चीज का भी, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बॉयल्स लॉ का, ठीक है। इसके थ्रू जो हम फाइनल एक्सप्रेशन गेट करते हैं जिसका हम इस्तेमाल करेंगे अपने न्यूमेरिकल वाइज जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए, वो हम देख लेते हैं। पी वी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर जो है इज इक्वल टू के, ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन होगा जिसका हम जो है मेजोरिटी वाइज इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो है हम जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ये एक्सप्रेशन हम दोनों जो है वो इस्तेमाल करेंगे। डार्क मार्कर सारा ना लिखा करें बस, चलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, बेफिक्र रहें। अच्छा, मार्कर चेंज कर लेते हैं, आप बेफिक्र रहें ताहिर, ठीक है। सो मैंने आपको बताया बॉयल्स लॉ की जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिनका हम मोस्टली तौर पे इस्तेमाल करते हैं अपने जो है न्यूमेरिकल जो हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए, वो या तो ये होगा अगर कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड की जाए या फिर ये होगा, ठीक है। अच्छा, बार इनटू पे कन्वर्जन पास्कल, ठीक है, कन्वर्जन बता दें। चलिए मैं बता देता हूँ फैज, आपको जस्ट आप थोड़ा सा इसको देख लें फिर हम वापस आ जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो के वैल्यू है जिसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कहते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। के वैल्यू जो है, ठीक है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। अगर आप जो है अगर आप इसकी वैल्यू के की वैल्यू की बात करते हो तो ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, ये जो है ये बेसिक तौर पे डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि देखो आप वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं कि वॉल्यूम जो है वो वेरी करता है, क्योंकि हम गैस की बात करें तो टेम्परेचर के थ्रू जो है गैस का वॉल्यूम वेरी करता है। सो के की वैल्यू जो है इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ जो के है हमारे पास इन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, ठीक है, एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम, इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है। इवन के मैस पे भी डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बाय इंक्रीज ऑफ मैस द वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है जी। सो ये तीन चार चीजों पे डिपेंड कर रहा है। के की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, प्रेशर पे डिपेंड कर रही है, और इसके अलावा हमारे पास जो है मैस पे डिपेंड कर रही होती है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है जी। सो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू जो है इस पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है, इस पे हम कहते हैं कि हमारे पास होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन था कि बार जो है इनटू पास्कल, ठीक है, कन्वर्जन बता दें। सो मैं जरूर जो है आपको वैल्यू मेंशन कर देता हूँ। ये जो हमारे पास वैल्यू है कितनी भी पास्कल की आप बात करें, ये हमारे पास है 101325, ठीक है, ये पास्कल वैल्यू थी किसकी भाई, प्रेशर की वैल्यू थी, ठीक है। अगर मैं इसको मेंशन करना चाहूँ किसके अंदर भी, बार के अंदर जो है मेंशन करना चाहूँ, ठीक है, सो ये एग्जैक्टली तौर पे इक्वल होगी 1.01325 बार के, क्योंकि बार एक बड़ा यूनिट है एज कंपेयर टू पास्कल। बार जो है थोड़ा सा मतलब बड़ा यूनिट है, ठीक है। सो 101325 पास्कल एग्जैक्टली इक्वल होता है 1.01325 किसके जी, बार के। और अगर आप मिली बार में लिखना चाहो तो ये लिखोगे 101.325 मिली बार, ये वैल्यूज हैं मिली बार, ठीक है। सो ये प्रेशर की वैल्यूज हैं। आप जो है इसको पास्कल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अच्छा, मार्कर थोड़ा दे दें, स्टूडेंट्स कह रहे हैं, ठीक है। सो पास्कल में इतनी वैल्यू है, अगर इसको बार में लिखना चाहेंगे तो ये एग्जैक्टली वैल्यू होगी 1.01325 है ये एग्जैक्टली। आप इसे मेंशन कर लें, मैंने इसको मिस किया, बिल्कुल ठीक किया आपने जो है वो क्वेश्चन कर ली, ये थोड़ा लाइटर है जी, चूंकि जो है ये मैंने मिस किया, बिल्कुल अच्छा किया फैज आपने मुझसे पूछ लिया। सो ये बार में वैल्यू है और ये मिली बार में वैल्यू है, आपने इसको साथ में राइट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी आपको, आप फैज़ आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल चुका होगा। और अब जो है मैं चाहूँगा कि मैं जो है आगे मूव करूँ और हम जो है आगे चलते हुए कुछ बात कर लें बॉयल्स लॉ के रिलेटेड, हम थोड़ा सा जो है डिस्कशन कर लें, ठीक है। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसका हम जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई थिंक अब इसको वर्बली मैं सीधा कह देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा 101325 पास्कल, ये वैल्यू पास्कल के अंदर है। हम इसको बार में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लिखते हैं 1.01325 बार, ये एग्जैक्टली तौर पे बार के अंदर है।
और अगर मिली बार में लिखना चाहें तो क्या होगा 101.325 मिली बार, ठीक है, ये हमारे पास होगा, ठीक है जी। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास है कन्वर्जन पास्कल की बार में और मिली बार के अंदर हम इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मेटलर्जिस्ट बता दें तो ये बेसिक तौर पे मेटलर्जिकल साइंस जो पढ़ने वाले होते हैं या जो हम कहते हैं समहाउ जी अर्जियात पढ़ते हैं, ठीक है, ये जो ज़मीन है, ठीक है, इससे मुतालिक जो जांचकारियां करते हैं, ठीक है, ये बेसिक तौर पे उनको मेटलर्जिकल साइंटिस्ट कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सो आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमने चूंकि डिस्क्राइब किया बॉयज़ दा को, तो मैं इसको थोड़ा सा ग्राफिकल जो है बैकग्राउंड दे दूं आपको और उसके बाद हम आगे चलेंगे। आप ये बात जानते हैं कि बॉयज़ दा जो है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इस पर हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, फर्स्ट ग्राफ हमारे पास है वो है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ठीक है, और एक कर्व ऑब्टेन करते हैं। चूंकि हमने ये बात कही है कि अकॉर्डिंग टू बॉयज़ दा वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट टेंपरेचर। सो ये जो हमने कर्व ऑब्टेन की है, ठीक है, एट कांस्टेंट टेंपरेचर की है, तो इसे हम आइसोथर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? आइसोथर्म का नाम दे रहे होते हैं, आइसोथर्म इसे कहेंगे, ठीक है। और बाय चेंजिंग द टेम्परेचर 101.01325 बार ना एग्जैक्टली बिल्कुल यही है, और मिली बार में 101.325 मिली बार होगा, ठीक है। ये आप करेक्ट कर लीजिएगा आकाश, ठीक है, 101.325 नहीं 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 बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है आकाश, नहीं, यहाँ मिस्टेक मैंने कर रखा था, 101.325 मिली बार होगा, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है ये वैल्यू आपकी, ठीक है, ये वैल्यू है मिली बार के अंदर, बिल्कुल ठीक है आकाश ने, ठीक है, इसको आपने करेक्ट कर लेना है, पॉइंट यहां पर आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, ये आइसोथर्म है, ठीक है, और ये टेम्परेचर जो है T1 पर है। अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो हमें देखना है जैसे कि फर्क क्या आता है। तो ये बेसिक तौर पे हमारे पास हम कहते हैं कि ये जब भी आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो आइसोथर्म मूव अवे करता है फ्रॉम द एक्सिस। उसकी रीजन बताना चाहिए कि ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर आप जानते हैं जब भी आप चेंज करते हैं, जब आप टेम्परेचर को रेज करते हो तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से गैस एक्सपेंड करती है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है। सो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हम कहते हैं कि फिर ये जो कर्व है इट विल मूव अवे फ्रॉम द एक्सिस, ठीक हो गया। सो ये चीज आपको पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस चीज किस बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई, यानी आप कह सकते हैं कि बाय व्हाट फैक्टर, ठीक है, द आइसोथर्म मूव्स अवे फ्रॉम द एक्सिस व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। सो आपको मेंशन किया जाएगा नीचे टेम्परेचर ही, प्रेशर ही, वॉल्यूम ही, ठीक है, या बाय मास, ठीक है। सो आप जो वॉल्यूम है, ठीक है, उस पर सर्कल करेंगे क्योंकि वॉल्यूम के इंक्रीज करने से जो आइसोथर्म है वो अवे फ्रॉम द एक्सिस मूव करती है, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है क्लैरिफाई हो गया। हमने जस्ट डिस्कस करना था कि बॉयज़ की स्टेटमेंट में हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कौन सा यूज करना होता है, यानी जब हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा, हमारे पास दो वॉल्यूम गिवन हो, एक प्रेशर गिवन हो, हम किस तरीके से अननोन प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे। सो ये एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर जो हमारे पास कर्व आती है सो हम आइसोथर्म कहते हैं, और आइसोथर्म का अवे मूव करना सिर्फ इसलिए है कि वॉल्यूम इंक्रीज करता है गैस का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे आगे, और नेक्स्ट हमारे पास जो है एक और इसका जो है ग्राफ है उसके मतलब थोड़ी सी बात करेंगे और फिर हम आगे मूव करेंगे। अच्छा उमेर, ये ग्राफ को इतना कोई है मतलब खास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे हमें ये चीज देखनी थी कि ये जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बॉयज़ की वेरिफिकेशन के अंदर, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जिसको हम आइसोथर्म कहते हैं, और ये टेम्परेचर 1 पर है, ये टेम्परेचर 2 पर है। टेम्परेचर 2 पर हम कहते हैं कि जो हमारी कर्व है, ठीक है, वो अवे फ्रॉम द एक्सिस मूव करती है, और उसकी रीजन सिर्फ ये थी कि हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा गैस का, जो वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा इसलिए जो है हम कहते हैं आइसोथर्म अवे फ्रॉम द एक्सिस मूव करती है, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद हम जो है जो चीज देखने वाले हैं वो क्या है हमारे पास, कि अगर हम जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन किसकी ग्राफ प्लॉट करेंगे 1/v, और ठीक है जी 1/v, और प्रेशर के अगेंस्ट अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, हमारे पास क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आएगी। उसकी रीजन क्या है हमारे पास? देखो, हम ये बात जानते हैं कि बॉयज़ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और प्रेशर डिक्रीज बिल्कुल जी, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो जो है वो प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक चीज इंक्रीज करने से दूसरी चीज डिक्रीज करती है, यही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो, मैं आपको बताऊं कि जब भी हम मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं, वॉल्यूम आपस में चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के साथ, जब भी इस तरह के एक्सप्रेशन का हम प्लॉट करते हैं तो वो हमारे पास जो यानी प्लॉट बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, कर्विंग पाथ डेवलप होती है। सो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कैसे आ गई? यहाँ पर स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आई है कि हम जो है इनवर्स ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम और जो प्रेशर है इनके दरमियान ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, यानी हम एक्सप्रेशन राइट कर रहे हैं इस तरीके से।
इसको हम एक यूनिटी यानी एक जो है पैरामीटर ले रहे हैं, ये सिंगल एक पैरामीटर है। सो ये चूंकि सिंगल एक पैरामीटर है तो अब यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन होगा, यानी कि प्रेशर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, दैट इज व्हाई वी गेट द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्यों गेट कर रहे हैं, क्योंकि प्रेशर जो है वो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब मैं जाऊंगा टुवर्ड्स द चार्ल्स लॉ। ठीक है, जल्दी से उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करेंगे और उससे आगे हम मूव करेंगे। चार्ल्स लॉ की हम बात करेंगे और ठीक है, चार्ल्स लॉ की अगर हम बात करते हैं तो हम चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग कहते हैं कि यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर प्रोवाइडिंग द प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स जो है कि आपस में रिमेन्स कांस्टेंट रहेंगे और वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है कि आपस में क्या है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल ऑलवेज इंक्रीजेस एंड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल डिक्रीज डाउन। ठीक है, और जब डिक्रीज का वर्ड यूज करना है यानी डिक्रीजमेंट होती है तो उसकी बेसिक रीजन क्या है, due to by decreasing the temperature the gas particles will have less energy, क्योंकि देखो एनर्जी जो है किसी गैस पार्टिकल की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। जब आप टेम्परेचर रेज करते हो तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज करती है, और जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीज करती है। जब पार्टिकल की एनर्जी में कमी आएगी तो उनकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, वापस में अट्रैक्शन फोर्स डेवलप करेंगे समहाउ और वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ठीक है, सो हम समहाउ कहते हैं कि एनर्जी आपस जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए हम कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स है भाई, एन नंबर ऑफ मोल्स को शो करता है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर यू डिक्रीजिंग द energy of the particles, and by decreasing the energy of the particles, ठीक है, the particles will have less mobility so they will attract each other and the overall volume of the gas will decrease down, कम हो जाएगा, डिक्रीजमेंट आ जाएगी वॉल्यूम के अंदर। ठीक हो गया, अच्छा आगे चलेंगे। ठीक है, और हमने जो है यहाँ पर जो टर्म देखनी है बेसिक तौर पे वो हमारे पास क्या है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने जो है अपने जहन में रखनी है। एक डेफिनेशन है ये, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक और डेफिनेशन हमारे पास आती है जो कि क्वांटिटेटिव डेफिनेशन कहलाती है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है, उसकी भी हमने बात करनी है। सो नेक्स्ट हमारे पास है मैथमेटिकल, जो हमारे पास क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है। हम कहते हैं कि अगर हम जो है क्या करते हैं, किसी एक गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो जो गैस का वॉल्यूम है इट विल डिक्रीज और इंक्रीज बाय 1/273 टाइम्स। ठीक है, आपने ये डेफिनेशन देख लेनी है, इसको आप जो है जस्ट अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाएगा। 1/273 जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होता है, Vt is equal to V0 1 plus 1/273। ठीक है, ये बेसिक तौर पे हमारे पास है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो कि क्वांटिटेटिव डेफिनेशन को रिफ्लेक्ट करता है। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन के हवाले से बताता है कि अगर हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करेंगे, सो टेम्परेचर के 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने से स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट आएगी। हम कहते हैं 1/273 टाइम्स वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करता है। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द गैस विल डिक्रीज लोअर डाउन। ठीक है, बाय 1/273 टाइम्स। ठीक है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, आपकी बुक में एक टेबल मेंशन किया हुआ है और आप देख सकते हैं कि बाय इंक्रीज ऑफ each 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, हम यहां पर कहते हैं कि 2 जो है हमारे पास क्या होगा, 2 जो है क्या कहते हैं टाइम्स। ठीक है, यानी हम कहते हैं 2 जो है हमारे पास क्या होता है, इंक्रीजमेंट आती है, 2 टाइम्स इंक्रीजमेंट आती है वॉल्यूम के अंदर। सर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखो प्रेशर और जो हमारा टेम्परेचर है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो हम समहाउ कह सकते हैं, लेकिन हम ये डिफाइन करना पड़ेगा कि प्रेशर कौन सा है। देखो प्रेशर हम 2 तरह के लेते हैं, एक गैस का इंटरनल प्रेशर होता है और एक गैस पे लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। अगर आप इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस की बात करते हो तो बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस विल ऑलवेज इंक्रीज। आप ये ध्यान कीजिएगा, 2 तरह की टर्म्स हैं, एक इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस है, एक प्रेशर पे अप्लाई होने वाला एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, सो अगर आप टेम्परेचर को रेज करते हो तो बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर
द इंटरनल गैस प्रेशर ऑलवेज इंक्रीज, द इंटरनल गैस प्रेशर ऑलवेज इंक्रीज। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उस गैस के ऊपर जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, सो हम कहते हैं कि बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर समहाउ डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज डाउन तो नहीं, वो कांस्टेंट ही रहता है, लेकिन हम कहते हैं कि वो जो हमारे पास गैस एक्सपेंशन है वो मुमकिन हो सकती है। ठीक है, सो हम ये बात करते हैं। ठीक है भाई, अच्छा, सो ये है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन के हवाले से जो हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। सर व्हाट अबाउट एब्सोल्यूट प्रेशर? एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की टर्म होती है, समाना अभी बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, अभी इसको क्लैरिफाई करता हूं। ठीक है भाई, अच्छा, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास है एक टर्म एब्सोल्यूट टेम्परेचर की, और उसके साथ हमारे पास एक एक ग्राफिकल जो है मतलब एक्सप्लेनेशन है किस चीज की, चार्ल्स लॉ की। थोड़ा सा उस हवाले से मैं बात करूंगा और उसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देके हम आगे चलेंगे। हमने थोड़ी बहुत जो है प्रैक्टिस भी करनी है एमसीक्यूज की, और आपका टेस्ट भी होना, तो जल्दी जल्दी गो थ्रू करते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को, जस्ट हम रिकॉल करेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की टर्म है जो कि मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। उससे पहले एक ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, वो दिखाना चाहूंगा आपको। हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं टेम्परेचर, और वाई एक्सिस के अलोंग हम जो है वो वॉल्यूम लेते हैं। क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप है ये बेसिक तौर पे हमारे पास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर प्लीज प्रेशर वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर शॉर्टली रिपीट कर दें। ज़ुहैब, मैंने जो आपसे कही बात वो ये थी कि सर ये इक्वेशन दोबारा बता दें, कौन सी वाली इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन कह रहे हैं। चलो ये थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, फिर मैं इसके क्वेश्चन पे आऊंगा ज़ुहैब के, और फिर हम आगे चलेंगे। बेसिक तौर पे ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन को रिफ्लेक्ट करता है, किसकी? चार्ल्स लॉ की। यानी कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करेंगे तो ओवरऑल गैस का जो वॉल्यूम है इट विल इंक्रीज बाय 1/273 टाइम्स। ठीक है जी, और अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो ओवरऑल जो गैस का वॉल्यूम है इट विल लोअर डाउन, इट विल डिक्रीज, ठीक है, 1/273 टाइम्स। ठीक है, ये डिक्रीज कर जाएगा। ये बेसिक तौर पे ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको शो करता है। ठीक है, बाकी रही बात, अगर हम प्रेशर की बात कर रहे हैं और टेम्परेचर के साथ उसकी वेरिएशन की बात कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा प्रेशर दो तरह के होंगे। प्रेशर है एक गैस का इंटरनल प्रेशर, ठीक है, और एक गैस पे अप्लाई होने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। देखो टेम्परेचर की वेरिएशन से एज सच आप जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो आप सिस्टम को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, सराउंडिंग में टेम्परेचर की इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट नहीं करते, आप सिस्टम की बात कर रहे होते हो। ठीक है, तो जब भी आप टेम्परेचर की बात करते हो, टेम्परेचर सप्लाई करते हो किसी गैस को जो कि किसी सिस्टम के अंदर इंक्लोज है, ठीक है, सो बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर the internal pressure of the gas will always increase। ठीक है, मैं somehow बात करूंगा कि टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, बट इट इज जस्ट इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस की मैं बात करूंगा। क्यों ऐसा होता है? ठीक है सर, टाइम क्यों कम है? अच्छा ठीक है, बिल्कुल आकाश, आपके क्वेश्चंस खत्म नहीं होते, अब हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी तो लेने हैं। ठीक है, सो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इंटरनल प्रेशर हमारे पास होगा। ठीक है, ये गैस का इंटरनल प्रेशर की हम बात करते हैं। वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो फिर टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज करने से टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, वॉल्यूम इंक्रीज करने से टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ये बात वैसे जो है थोड़ी सी इस जो है पर्सपेक्टिव को लेके जो है वो थोड़ी सी चेंज है। आप पता नहीं किस तरीके से इसको लेके चल रहे हैं। वॉल्यूम इंक्रीज करने से टेम्परेचर आप कह रहे हैं क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, सो ये जो है थोड़ी सी अजीब और गरीब बात है। टेम्परेचर के डिक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, कम होता है। ठीक है भाई, अच्छा जल्दी से आते हैं इस जो है ग्राफ के ऊपर, और इस ग्राफ से मुतालिक मैं आपको जो है गाइडलाइन प्रोवाइड करता हूं और उससे मुतालिक हम डिस्कशन करेंगे। टेम्परेचर एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास वॉल्यूम है, और हम देखते हैं कि हमारे पास इस तरह का एक जो है वो लाइन एक मौजूद है, एक हमारे पास जो है वो इस तरह का एक प्लॉट यहाँ मौजूद है। क्यों? इसलिए कि वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जब दो जो है वेरिएबल्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो हम कहते हैं कि इनके थ्रू जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन गेट करेंगे, तो इसलिए हमने एक स्ट्रेट लाइन गेट की है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास एक है सॉलिड वेज लाइन और एक डॉटेड लाइन है। सॉलिड वेज लाइन शो करती है कि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि हम जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है, लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया हुआ है। हमारे पास जो है बेसिक तौर पे हम कहते हैं कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम टेम्परेचर लोअर डाउन करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है, आप क्वेश्चन कीजिएगा सर, जो भी उबैद आप बात करें इसी क्वेश्चन बना के बताएं तो मुझे समझ आ जाएगी। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि जब हम जो है टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर के डिक्रीजमेंट के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका लेटेस्ट जो वर्जन हमने यूज किया उसके तहत हम जो है अराउंड
कितना टेम्परेचर लोअर कर सकते हैं हम? टेम्परेचर जो है वो लोअर कर सकते हैं अराउंड 210 220 के अराउंड जो है वो लोअर डाउन कर सकते हैं, इससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। रीजन क्या है? रीजन यही है कि आप जब टेम्परेचर बहुत कम कर देते हो तो गैस जो है उसके पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होना शुरू हो जाती है और वो गैस फिर गैस नहीं रहती, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये जो हमने डॉटेड लाइन के थ्रू ये चीज एक्सटेंड की है तो ये मीट करती है एट 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये माइनस में है, ये 0 केल्विन के इक्वल होता है और ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है? इट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर का नाम देते हैं। ठीक है, सो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है कि जिसपे हम कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बिकम जीरो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बिकम जीरो, हम कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस टेम्परेचर तक से जो है इस टेम्परेचर तक पहुंचने से पहले ही हमारी जितनी भी गैसेस हैं वो सबके सब क्या हो जाती हैं? लिक्विड आ जाती हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है जी, लिक्विड हो जाएंगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारे पास क्या है? एक वो टेम्परेचर कि जिसके ऊपर गैस का वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा और गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, ये हम बात कर रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि इससे पहले ही, यानी इस टेम्परेचर को अटेन करने से पहले ही गैस गैस नहीं रहती, वो क्या हो जाती है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, अब यहां पे मैंने आपसे कहा था ये जो टर्म हमारे पास थी आइसोथर्म, आइसोथर्म का मतलब था टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट हम कह रहे होते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर की इक्वेशन की समझ नहीं आई भी, कौन सी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की जो इक्वेशन है समझ नहीं आई हमने, तो कोई जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की इक्वेशन नहीं मेंशन की। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन थी चार्ल्स ला की जो मैंने आपके सामने मेंशन की हुई है। मैंने आपसे इसके अकॉर्डिंग आपसे कहा टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो वॉल्यूम है गैस का, ठीक है, वो 1/273 टाइम्स इंक्रीज करता है। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर जिसपे गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। ये बात आपसे कर रहा था आयशा। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बताया आइसोथर्म की टर्म। ठीक है, आइसोथर्म की टर्म मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि हम कहते हैं कि वो जो हमारे पास कर्व जो कि हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है ऑब्टेन करेंगे, इसे आइसोथर्म कहते हैं। एक यहां पर एक जो है टर्म आती है आइसोबारिक की टर्म आती है। ठीक है, आइसोबारिक ये क्या होती है? बेसिक तौर पे देखो, हम यहाँ पर जो ये कर्व ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली जो कर्व ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है, जो हम कहते हैं चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास आ रही है, इसके लिए ये हम टर्म यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसको प्लॉट किया एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब भी हम कोई एक कर्व या कोई एक जो है ग्राफ प्लॉट करें एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, सो हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो है कांस्टेंट प्रेशर जो हमारे पास ग्राफ प्लॉट होता है, जी बिल्कुल, ये एट कांस्टेंट प्रेशर जो ग्राफ प्लॉट होता है इसको हम आइसोबारिक कहते हैं, क्योंकि हम यहां पर जो ग्राफ ऑब्टेन करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर कर रहे हैं। कांस्टेंट प्रेशर हम जो है ये चूंकि ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, सो इस ग्राफ को हम आइसोबार या आइसोबारिक जो है ये टर्म इसके लिए यूटिलाइज करते हैं। किस लिए भाई? इसलिए कि इसको हमने एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो ऑब्टेन किया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, ग्राफ रिपीट करते हैं। ग्राफ में कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर के डिक्रीज करने से वॉल्यूम जो है क्या करता है? डिक्रीज करता है, लोअर डाउन होता है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि हम अगर इस ग्राफ को एक्सटेंड करें तो ये इस पॉइंट पर जाकर इस एक्सिस को टच करेगा, जिसको हम कहते हैं कि -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये वो टेम्परेचर है जिसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, जो 0 केल्विन के इक्वल होता है। और इसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बिकम जीरो। लेकिन आपसे कहा कि इस टेम्परेचर तक हम पहुंच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अगर हम टेम्परेचर लो डाउन करेंगे तो गैस पहले इस टेम्परेचर से पहले ही क्या हो जाएगी? लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। आइसोथर्म मींस होता है द कर्व वी ऑब्टेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, और आइसोबार की हम टर्म यूज करते हैं इसके लिए, जिसको आइसोबारिक भी कहते हैं, जो कि हमारे पास होता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर जो हमने ग्राफ ऑब्टेन किया होता है। सर, आइसोथर्म मींस कर्व होता है, देखो मोहम्मद, टोटली जो है वो इस चीज को जो है मिसगाइड मतलब आप कर रहे हो अपने आप को। ठीक है, आइसोथर्म का मतलब आइसो मींस सेम होता है, थर्म मींस टेम्परेचर, थर्म मींस टेम्परेचर। ठीक है, थर्म मींस टेम्परेचर होता है, आइसोबार मींस सेम प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर की हम बात करते हैं, यानी ये कर्व हमने या ये जो ग्राफ हमने ऑब्टेन किया है ये एट कांस्टेंट प्रेशर ऑब्टेन किया है, इसलिए हम इसको आइसोबार या आइसोबारिक का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है जी,
ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। इस हवाले से कोई कंफ्यूजन जो है जहन में नहीं रहनी चाहिए। अब हमारे पास है कन्वर्जन फार्मूलाज, ठीक है, वो हम देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये समहाउ जो है आपसे पूछे जाते हैं। सो मैं वो राइट भी करूंगा और जो है आप लोग इसको याद भी रखेंगे। सो देखो अभी हम देखें टेम्परेचर की बात करें तो हमने टेम्परेचर के हवाले से अभी तक केल्विन की बात की थी कि केल्विन भी हमारे पास एक जो है एक यूनिट हो सकता है। केल्विन भी यूनिट हो सकता है टेम्परेचर का। डिग्री सेंटीग्रेड भी जो है इटसेल्फ हम टेम्परेचर के यूनिट के लिए मेंशन कर रहे होते हैं, ठीक है, के तौर पे। इसके अलावा फ़ारेनहाइट भी है। सो इन तीनों की आपस में कन्वर्जन किस तरीके से होगी, ठीक है, ये बेसिक तौर पे हमारे पास फार्मूलाज हैं जिनके थ्रू हम करते हैं। और आप जानते हैं कि केल्विन जो है, ठीक है, केल्विन के अंदर अगर आपने जो है टेम्परेचर मेंशन करना हो तो आप सिंपली करेंगे क्या, जब भी आपको डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए आप उसमें 273.16 ऐड कर देंगे, ठीक है जी। 273.16 ऐड कर देंगे डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अंदर, तो ये जो टेम्परेचर था वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको जो है डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर लेना हो और फ़ारेनहाइट में आपको जो है प्रोवाइड किया जाए तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप 5/9 इनटू, ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा, फ़ारेनहाइट डिग्री -32, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है कि जब हमें कन्वर्जन करना हो फ़ारेनहाइट से केल्विन के सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, ठीक है भी, डिग्री सेंटीग्रेड में हम इस तरीके से जो है वो कन्वर्जन कर पाएंगे। और अगर हमें फ़ारेनहाइट टेम्परेचर निकालना हो थ्रू डिग्री सेंटीग्रेड तो वो किस तरीके से निकलेगा, 9/5 हो जाएगा। और ये जो हमारे पास, ठीक है, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड और 32 हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास वैसे टॉपिक क्या है, ठीक है, ये कुछ हमारे पास कन्वर्जन्स हैं कि जिसमें हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर को। सर व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर अचीव येट। फैज अगर हम बात करें तो ये 240 के अराउंड 250 को हम टच कर चुके हैं, लेकिन इस टेम्परेचर से पहले ही तमाम गैसेज जो हैं वो क्या हो जाती हैं, लिक्विफाई हो जाती हैं। हीलियम सबसे जो है हम कहते हैं कि हाईएस्ट पीक की हम कह सकते हैं समहाउ नॉन पोलर टाइप की गैस है, उसके लिए जो है 250 के अराउंड टेम्परेचर रिक्वायर होता है उसको लिक्विफाई करने के लिए। और अच्छा ठीक है सर, आज लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, अभी खत्म डिपेंड करता है आप लोग जो है अगर जो थोड़ा सा जो बेसिक बेसिस से कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, उनको अगर आप खुद से जो है थोड़ा सा रिकॉल पहले ही कर लेते या रीड आउट कर लेते तो मुझे इतनी एफर्ट ना दरकार होती या इतनी डिटेल में जाना ना पड़ता। आपके क्वेश्चंस मुझे डिटेल में ले जाते हैं, ठीक है। सो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर और जो है आपकी अपनी जो है मतलब कंसर्न पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा कि इसको कंप्लीट आउट कर लूं, ठीक है भाई। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास फार्मूलाज हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं कन्वर्जन के लिए कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करें। इनका आपने जो है अपने जहन में रखना है और इनके थ्रू हम करेंगे भी कन्वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज इंपॉर्टेंट अब हम करने लगे हैं वो है जनरल गैस इक्वेशन, जिसकी हमें जस्ट इक्वेशन का अंदाजा होना चाहिए और उसको किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं ये हमें जो है पता होना चाहिए, ठीक है भी। सो पी वी इज इक्वल टू एनआरटी बेसिक तौर पे हमारे पास इक्वेशन है और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम अननोन प्रेशर को, अननोन वॉल्यूम को या अननोन नंबर ऑफ मोल्स या टेम्परेचर को हम निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा अगर आपने कन्वर्जन कह रहे हैं यहाँ पे कि अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कन्वर्जन फ्रॉम केल्विन टू फ़ारेनहाइट, ठीक है। सो केल्विन टू फ़ारेनहाइट में हम करेंगे क्या कि पहले आप केल्विन के टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में और उसके बाद फिर आप जो है ना डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। जो है वो रूट आपके लिए है, आप उस तरीके से जो है वो कर सकते हैं या सिंपल इस पूरी चीज़ को इस जगह मैंशन कर देंगे तो वही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। कन्वर्जन आ जाएगी आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड, यार यही है, ठीक है, केल्विन की कन्वर्जन बन जाएगी फ़ारेनहाइट के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी मैंने आपसे कहा ये जनरल गैस इक्वेशन है, इसका आप इस्तेमाल करते हुए किसी भी अननोन प्रेशर, वॉल्यूम या नंबर ऑफ मोल्स या टेम्परेचर को निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो चीज़ नोट डाउन करने वाली एक और है वो है P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2 ओवर T2, ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन हम जो है सेकेंडली तौर पे इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि हम किसी एक अननोन प्रेशर या वॉल्यूम या टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है हमने चूंकि इसको डिराइव करने के लिए जो एक्सप्रेशंस हमने इस्तेमाल किए हैं वो बेसिक तौर पे बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम एवोगैड्रोस लॉ का भी इस्तेमाल करते हैं। सो अभी हमने आगे जाके एवोगैड्रोस लॉ को समहाउ देखना भी है और अगर हम एवोगैड्रोस लॉ की भी बात कर लें तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर
नंबर ऑफ मोल्स के, ठीक है। वॉल्यूम क्या है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, यानी जब आप किसी एक जो है सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स इनहांस कर देते हो सो वॉल्यूम खुद ब खुद एक्सपेंड कर देता है। अगर आप जो है किसी गैस के नंबर ऑफ मोल्स एक ले रहे हो तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, एट एसटीपी कंडीशन 22.414 होगा। और अगर जो है हम कहते हैं कि जो है हमारे पास क्या होगा कि अगर हम जो है नंबर ऑफ मोल्स को डबल कर देंगे तो ये वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, डबल हो जाएगा, ठीक है। किसके ऊपर, जब हम नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करते हैं, इनहांस कर देते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे पास आता है जो हमने यूटिलाइज करना है वो बेसिक तौर पे है v1/n1 इज इक्वल टू v2/n2, ठीक है। सो इसको आप नोट डाउन करेंगे, ये अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, ये अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। ये बेसिक तौर पे हम जो है कहते हैं कि ये बेसिक तौर पे हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो आएगा जिसको हम इस्तेमाल जो है वो करते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी इक्वेशन गलत लिखी है आपने भी, कौन सी इक्वेशन गलत दी दी है, इसमें कोई इक्वेशन जिसमें कि मेरे मिस्टेक की हो आप देख लीजिएगा इसको। और उसके बाद अवकाश, आप लोग सारे के सारे जो है ना, अवकाशा राम जितना भी आपका नाम जो भी है, आप लोग जो है खुद ब खुद अपना टाइम जाया कर रहे होते हैं, किल कर रहे होते हैं। बहुत बेसिक जो है ये चीजें हैं, ऐसी चीजें कि जो आप एफएससी में पढ़कर आ चुके हैं, अगर आप थोड़ा सा भी इसको अच्छे तरीके से केयरफुली जो है रीड करें तो मेरे ख्याल से मुझे इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है जी। तो थोड़ा सा देखना है इसको आपने, ठीक है। अच्छा, v1/n1 इज इक्वल टू v2/n2, ये बेसिक तौर पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ हमारे पास ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है, ठीक है, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए या वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए। मैं इस चीज को इस वक्त बिलाल के क्वेश्चन को थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूं, मैं जरूर इसका आंसर करूंगा, थोड़ा सा आपने वेट करना है, ठीक है भाई। अच्छा, अब हमारे पास जो चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि हमारे पास आगे चलते हुए आर की वैल्यूज आ रही हैं डिफरेंट, ठीक है। सो उन वैल्यूज को भी आपने थोड़ा ध्यान में रखना है। जो चीज इंपॉर्टेंट है उसके अंदर वो एसटीपी कंडीशन में वैल्यू है उसकी, और उसके बाद हमारे पास जो है जो वैल्यू इंपॉर्टेंट है उसके अंदर वो एसआई यूनिट के अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट है। सो आपने ये दो चीजें जो है जरूर याद रखनी है, और आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम आर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर आपने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप लिखते हैं pv/nt, इसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि एसटीपी कंडीशन की बात कर रहे हैं तो एसटीपी कंडीशन में हमारे पास प्रेशर क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, 22.414 dm क्यूब होता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स 1 ही रहते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर हमारे पास 273 केल्विन होता है, 0.16 केल्विन, ठीक है। सो आप करेंगे क्या कि अगर आपने जो है इन तमाम वैल्यूज को पुट किया सो आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और आर की वैल्यू बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होती है, 0.0821 dm क्यूब पर केल्विन पर मोल, और एटमॉस्फेरिक भी आ जाएगा, एटीएम भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसी यूनिट को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसी जो है यूनिट की वैल्यू को जो है आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप डीएम क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में ले जाओ, एक और वैल्यू आ जाएगी। इवन आप प्रेशर के यूनिट को चेंज कर लो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कर लो या किसी पास्कल में कर लो, सो ये वैल्यू टोटली तौर पे चेंज हो जाएगी। आपको यहां पर देखना पड़ेगा फिर कन्वर्जन के 1 एटमॉस्फेरिक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में क्या वैल्यू देता है। इस तरीके से जो है 118 को अगर आपने पास्कल में कन्वर्ट करना है तो फिर किस तरीके से कन्वर्जन करनी पड़ेगी। पीछे जो मैंने आपको प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स बताएं, आपको कम से कम कन्वर्जन जरूर आनी चाहिए कि एटीएम से पास्कल में कैसे जाना है या एटीएम से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कैसे जाना है, आपको वो कम से कम बेसिक जो है कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो आप जो है एसटीपी कंडीशन की जो है अगर आप वैल्यू याद रख लेते हैं तो इसमें आप वेरिएशन खुद ला सकते हैं बाय चेंजिंग द यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ठीक है, एंड वॉल्यूम। प्रेशर और जो वॉल्यूम हमारे पास है इसकी यूनिट्स को चेंज करते हुए आप जो है इसकी जो वैल्यूज हैं, ठीक है, इसको चेंज करते हुए, इनकॉर्पोरेट करते हुए जो यूनिट्स हैं, ठीक है, इनको थोड़ा सा आगे पीछे करते हुए आप डिफरेंट आर की वैल्यूज को हासिल कर सकते हैं। और अगर हम एस आई यूनिट की बात करते हैं तो आप ये बात जानते हैं कि एस आई यूनिट में हमारे पास वैल्यूज क्या होती हैं प्रेशर और वॉल्यूम की। अगर हम ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होगा, प्रेशर हमारे पास होगा 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा भाई, बेसिक तौर पे देखो हम जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये हमारे पास जो है मीटर बेसिक तौर पे हमारे पास यूनिट होता है, ठीक है, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो मीटर की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 0.02414 मीटर क्यूब होगा। बाकी नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल ही रहेगा, और जो हमारे पास टेम्परेचर है
वो 273.16 केल्विन ही रहेगा। आप इन वैल्यूज को जो है पुट करेंगे सर, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं एग्जैक्टली फैक्ट्स, इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीजें क्लैरिफाई कर रहा हूं, ठीक है सर। एटीएम डीएम क्यूब एनर्जी का यूनिट है। बिल्कुल हम जिसको आगे चलते हुए जो है बात करेंगे, इसमें हम कन्वर्जन करेंगे। वैसे तौर पे हम न्यूटन मीटर की बात करते हैं, वो जॉल के इक्वल होता है, वो जो है एनर्जी का यूनिट होता है, ठीक हो गया। अच्छा, सो फाइनल हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है इसके थ्रू, जो हम एसआई यूनिट की बात करते हैं उसके अंदर हमारे पास आएगी, वो बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होती है, जो न्यूटन मीटर के जो हमारे पास एसआई यूनिट में वैल्यू आएगी वो 8.313 न्यूटन मीटर, और इसके बाद यूनिट हमारे पास पर केल्विन पर मोल है, पर मोल, ठीक है जी। और ये जो है ना न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर एग्जैक्टली इक्वल होता है जॉल के, 1 जॉल के, ठीक है। सो इसी को हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 8.313 जॉल पर केल्विन पर मोल, इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। पर केल्विन पर मोल इसको हम मेंशन कर सकते हैं, तो आपको ये जो है अंदाजा होना चाहिए कि कन्वर्जन किस तरीके से हमने करनी है। बाकी हमने कल भी देखा था, हमारे पास एक क्वेश्चन भी आया था, 1 कैलोरी कितने जॉल के इक्वल होता है, तो वो 418 के इक्वल होता है। 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.18 जॉल के, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर अगर आप चाहते हैं कि इसको कन्वर्ट करें, ठीक है, कैलोरी के अंदर, तो आप सिंपली करेंगे क्या कि इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे विद 4.18, ठीक है। सो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, उसको आप मार्क कर लीजिएगा, 1.897 कैलोरी पर केल्विन पर मोल हमारे पास आएगी, उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, जो कि आपके पास आपकी बुक में मेंशन भी की हुई है, ठीक है जी। सो ये हमारे पास जो है डिफरेंट आर की यूनिट्स हैं जिनको हम लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ रहा है जिससे रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल एमसीक्यू बन सकता है, वो है डेंसिटी का फार्मूला, ठीक है। डेंसिटी का फार्मूला हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा, डेंसिटी का फार्मूला, ठीक है जी, हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आपने मार्क कर लेना है, उसको आपने अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। और वो बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम, ठीक है, ओवर आर टी, ये हमारे पास फार्मूला है। पी हमारे पास जो है प्रेशर है, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास जो कैपिटल एम है, इससे हम मॉलिक्यूलर मास को रिफ्लेक्ट करते हैं। सर इनकी राउंड ऑफ वैल्यूज बता दें भाई, इनकी राउंड ऑफ वैल्यूज बता दें, इनकी राउंड ऑफ वैल्यूज बता दें भाई, इनकी राउंड ऑफ वैल्यूज अपने क्या करना है। सर जी मैं टेस्ट नहीं दे पा रही, मेरे पास रिफ्रेश करने का से स्टार्ट एमसीक्यूज नहीं आ रहे। चलिए देख लेते हैं, अभी अभी जो है आपको क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा हम एक्सेल कर लें, ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे तो बता देंगे आपको, ठीक है। सो ये डेंसिटी फाइंड आउट करने का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। और P जो है हमारे पास प्रेशर है, M हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, और RT, ठीक है। सो अगर आपको कहा जाए कि डेंसिटी फाइंड आउट कर दो किसी स्पेसिफिक गैस की, ठीक है, सो आपको प्रेशर प्रोवाइड किया जाएगा, किस टेम्परेचर पे आपने फाइंड आउट करनी वो प्रोवाइड किया जाएगा, और मॉलिक्यूलर वेट आप किसी गैस का जो है वो बता सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी पता होता है आपको। लेट सपोज हम मीथेन की बात करें तो उसका मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है कि वो 16 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर R की कौन सी वैल्यू आपने यूटिलाइज करनी, टोटली डिपेंड्स अपॉन द यूनिट ऑफ प्रेशर। जो भी आपको यूनिट ऑफ प्रेशर प्रोवाइड किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप R की वैल्यू को चेंज करेंगे या मोल्ड कर सकते हैं, और वो वैल्यू आप कॉरेस्पॉन्डिंग जो है इस्तेमाल करेंगे इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर, ताकि उससे जो है हम कुछ ना कुछ निकाल सकें, ठीक है भाई। अच्छा, बाकी एवोगैड्रोस लॉ जो है इसको हमने अभी डिस्क्राइब किया था, V1 ओवर N1 इज इक्वल टू V2 ओवर N2, ठीक है। ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, ये जो है हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं और जो हम जो है लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर चाहूंगा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूं। वॉइस प्रॉब्लम नहीं, आई थिंक नाउ ओके, अब कर दिया है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हम कहते हैं कि एट एसटीपी कंडीशन कोई भी जो गैस हमारे पास होती है वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। अगर किसी गैस का इतना वॉल्यूम हो, हम कहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्या कर दूं मैं कि अगर मैं 1 dm क्यूब वॉल्यूम ले लूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6.02 × 10⁻23, ठीक है, डिवाइडेड बाय 22.414 dm क्यूब। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बनेंगे, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनेंगे, आप इसे नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। ये बेसिक तौर पे बनेंगे 2.68 × 10⁻23, ठीक है। सो अगर आपसे कहा जाए कि 1 dm क्यूब ऑफ मीथेन गैस, ठीक है, विल हैव द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, एट एसटीपी कंडीशन, तो वहां पर जो भी ऑप्शन होगी वो 2.68 × 10⁻23 आपने उसको टिक कर देना है, ठीक है जी। आपको कहा जाएगा स्टेटमेंट ने कि 1 dm क्यूब ऑफ मीथेन गैस एट एसटीपी कंडीशन विल हैव नंबर
नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो उसमें आपने 2.68 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं उसको आपने टिक करना है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी। सर आरटीपी कंडीशन में एसटीपी होता है वैसे तौर पे, एसटीपी कंडीशन में वॉल्यूम वेरी करेगा। देखो एसटीपी कंडीशन में हम कहते हैं कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हो तो वो 22.414 डीएम³ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, चेंज नहीं होता, ठीक है। ये कांस्टेंट हमारे पास एक आइडियल कंडीशन हम कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक हो गया ना। सो ये बेसिक तौर पे आपने याद रखना है कि अगर 1 डीएम³ हो तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। ये नंबर ऑफ जो है हमारे पास पार्टिकल इतने होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, क्लियर होना चाहिए यहां तक, तो कोई ऐसी बात नहीं है। रूम टेम्परेचर और प्रेशर हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है डॉल्टन लॉ, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। डॉल्टन लॉ की हम जो है थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन करेंगे, थोड़ा बहुत जो है मैं आपको उसके हवाले से जो है आपको डिस्क्राइब करूंगा, बताऊंगा, ठीक है भाई। 10 रेज़ पावर जो है ये 23 नहीं है एग्जैक्टली, ये 22 है, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको जो है थोड़ा सा डॉल्टन लॉ के हवाले से जो है अवेयर करूंगा, समझाऊंगा कि ये बेसिक तौर पे हमें क्या रिफ्लेक्ट करता है और हमें किस तरीके से इसका जो है इस्तेमाल करना है, ठीक है, किस तरीके से हम जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक तौर पे डॉल्टन लॉ हम कहते हैं कि ये क्या है कि हमारे पास अगर एक मिक्सचर ऑफ गैस मौजूद हो, सो हम मिक्सचर ऑफ गैस की बात करते हैं, तो मिक्सचर ऑफ गैस के बाद से हम कहते हैं कि भाई ये जो मिक्सचर ऑफ गैस है इसका जो टोटल प्रेशर होगा will be equal to sum of all the individual gas pressure, ठीक है। हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ गैस मौजूद हो तो मिक्सचर ऑफ गैस जो है, ठीक है, इसका टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस के इक्वल होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब यानी जिसकी जो ये जो हमारे पास इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो है Pt इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है, एंड अप टू सो ऑन, जितने भी हमारे पास गैसेस होंगे इन तमाम के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स का सम बेसिक तौर पे इक्वल टू टोटल प्रेशर हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो चीज़ हमें लर्न करनी है, जो चीज़ हमें देखनी है, जो चीज़ हम जो है चाहेंगे कि हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, पार्शियल प्रेशर की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ठीक है। सो पार्शियल प्रेशर जो है हम देखेंगे कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने इस चीज़ को अपने जहन में रखना है, ठीक है, इस चीज़ को आपने जो है अपने पास जो है नोट डाउन कर लेना है, ठीक है जी। पार्शियल प्रेशर को फाइंड आउट कैसे करते हैं किसी इंडिविजुअल गैस का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ये आपने जो है ध्यान में रखना है और इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की आपने जो है पे गौर करना है। ये PA/XA, ठीक है, इनटू PT, ठीक है, ये इक्वल है हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास दो कंपोनेंट में मुश्तमिल एक मिक्सचर ऑफ गैस है A और B, ठीक है। सो इंडिविजुअल एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हमारे पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है मैंने आपके लिए राइट किया कि PA/XA, ठीक है, PT, और इस तरीके से हमारे पास होगा PB इज इक्वल टू XB इंटू PT, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है जी। सो हम A कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर भी निकाल सकते हैं और B कंपोनेंट जो है, ठीक है, इसका पार्शियल प्रेशर जो है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको भी हम जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा एक एमसीक्यू है जो मैं चाहूंगा आपसे जो है वो शेयर करूं और आप लोग जो है इसका आंसर भी मुझे दें। इसको आप नोट डाउन भी करेंगे क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इससे रिलेटेड हमारे पास इस बेस पे हम क्वेश्चन बना सकते हैं। इफ वी हैव H2CH4O2, ठीक है, हैज द सेम mass ठीक है, अगर इनका मैस जो है वो क्या हो जाए, इनका सेम हो जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं विच वन ऑफ द गैस विल हैव द ग्रेटर पार्शियल प्रेशर, ठीक है, विच वन ऑफ द गैस will have greater partial pressure, ठीक है, ग्रेटर पार्शियल प्रेशर किसका होगा। मैं अभी आपको आंसर करता हूं, फैज थोड़ा सा वेट करेंगे आप। की बुक रीड करनी या बताएं। अच्छा भी टेक्स्ट बुक रीड करनी है आपने, ठीक है। अच्छा, विच वन हैव द ग्रेटर पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ए ऑप्शन आपके पास है H2 गैस, बी ऑप्शन आपके पास है CH4, सी ऑप्शन आपके पास है O2 और डी ऑप्शन है ऑल विल हैव द सेम प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ऑल विल हैव
द सेम पार्शियल प्रेशर। ठीक हो गया। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे आप जरा थोड़ा सा देखें किस तरीके से आपने जो है इसको करना है। ये एक्स ए, ये एक्स बेसिक तौर पे मोल फ्रैक्शन को शो करता है। एक्स ए मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, एक्स बी मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट। यदि जैसे लेट्स सपोज एक्स बी है, इसका मतलब क्या होता है कि एन बी ओवर एन टी, ये मोल फ्रैक्शन को शो करता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को शो करता है, यानी कि उस बी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा। देखो मैं आपको बताऊं, किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, वो किस बात पे डिपेंड कर रहा होता है, ये डिपेंड कर रहा होता है उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, हम कहते हैं ये उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तुक्का नहीं लगाना, इसको आपने सॉल्व करके फिर बताना है। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है, इसका जो पार्शियल प्रेशर है, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जिस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जो है, ठीक है, उसकी वैल्यू कम होगी, हम कहते हैं उसका ओवरऑल पार्शियल प्रेशर कम होगा। सो हम इसको जरा देख लें। हम कह रहे हैं कि जी तमाम के जो है मैसेज जो है अगर हमारे पास सेम है, अगर तमाम के मैसेज अगर हमारे पास सेम हो तो फिर क्या होगा, हम खुद से सपोज कर लेते हैं। देखो हमारे पास मैथ्स उसने नहीं प्रोवाइड किया हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूं कि मैथ्स मेरे पास है 32 ग्राम। फॉर एग्जाम्पल मैं मैथ्स कहता हूं 32 ग्राम, क्योंकि हमने आर्बिट्ररी वैल्यू लेनी है। ठीक है, सो आप इन तमाम के जो है आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लें, इन तमाम गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लें। बड़ा ही जो है सिंपल सा है कि आप जल्दी कर लेंगे। सो H2 के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, 32 लेट्स सपोज, और 2 से डिवाइड किया 16 आ गए। ठीक है, ऑक्सीजन जो है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, 32 डिवाइडेड बाय 32 विल गिव अस 1। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास मीथेन गैस है, मीथेन गैस के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, 32 डिवाइडेड बाय 16 विल गिव अस 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो सबसे ज्यादा किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी हो तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आती है, बड़ी आती है। और जब फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी आएगी तो हम कहेंगे ये राइट ऑप्शन होगा, इस गैस के पार्शियल प्रेशर जो है इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, सो नॉट ऑल ऑफ दीज, नॉट मीथेन, नॉट ऑक्सीजन। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब भी हम किसी इंडिविजुअल गैस के प्रेशर की बात करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। किसी गैस की मोल फ्रैक्शन जितनी ज्यादा होती है उतना ही उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होता है। आपने देखा भी इस चीज को, हमने जस्ट नंबर ऑफ मोल्स निकाले, हमें इसी से ही आइडिया हो गया कि हाइड्रोजन गैस जो है इसका मोल फ्रैक्शन, इसकी जो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें जो है इसकी जो मोल फ्रैक्शन वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। जब ये टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई होगी तो ये बड़ी अमाउंट देगी, इसलिए इसकी जो है पार्शियल प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होती है। मुझे उम्मीद है कि पॉइंट समझ आया होगा आपको और आपने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। हमारे पास टाइम शॉर्ट है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जितना मैक्सिमम जो है अपने क्या कहते हैं जितनी भी चीजें हम जितनी मैक्सिमम कवर कर सकते हैं वो कर लें हम आज ही। ठीक है जी, अच्छा, सो हमारे पास जो है वो एप्लीकेशंस हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। इसमें जो चीज हमने जस्ट अंडरलाइन करनी है वो दो चीजें हैं। ठीक है, एक तो है हमारे पास के जो हमारे पास ब्रीथिंग का प्रोसेस है। ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो है लंग्स के अंदर जो हमारे पास ऑक्सीजन जो है, ठीक है, इसका प्रेशर कितना होता है, तो ये 116 टॉर होता है। ये चीज आप जो है वो अंडरलाइन करेंगे इसके अंदर। और उसके साथ साथ अगर हम जो है दूसरी चीज देखें तो ये लास्ट इसकी जो एप्लीकेशन है जिसमें हम कहते हैं 100 फीट बिलो जाने से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इजाफा होगा। ठीक है, 100 फीट जो है वो बिलो जाने से क्या होगा, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसमें इजाफा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने जो है वो नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है जी, ये इस चीज को आप जो है क्या करेंगे, क्लियरली मेंशन कर लेंगे। यानी मैं अगर आपसे पूछूं कि अंडर द surface of earth when we go 100 feet below, ठीक है, so what will be the atmospheric pressure, आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर दी जाए 3, ए ऑप्शन प्रोवाइड कर दी जाए 3 की, बी ऑप्शन प्रोवाइड कर दी जाए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, सी ऑप्शन प्रोवाइड कर दी जाए 4 की, और डी ऑप्शन जो है आपको प्रोवाइड कर दी जाए 5 की। सो कौन सा होगा, अगर जो है मैं क्या करता हूं 100 फीट बिलो द अर्थ चले जाता हूं तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनमें से कौन सा होगा, आप क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए इसमें से, जल्दी से बताएं मुझे आंसर, तब तक मैं नेक्स्ट पे चलता हूं। आप लोग इसका आंसर मुझे दें कि भाई अगर हम 100 फीट बिलो द अर्थ चले जाएं तो फिर क्या पार्शियल क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा।
3 एटमॉस्फेरिक ये कह रहे हैं। अच्छा, देखो चीज़ों को ना थोड़ा सा क्रिटिकली तौर पे देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, परखते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर जजमेंट करते हैं, ठीक है। फौरन से जजमेंट कभी नहीं करते हैं, थोड़ा सा सोचने समझने के बाद। और 61 बैठे हैं स्टूडेंट से, चंद एक 5-6 लोग हैं जो कि मुझे बताते हैं, आंसर देते हैं, बाकी ज़्यादातर लोग खामोश, तुम बिल्कुल खामोश रहते हैं, ठीक है। सो अच्छा, बहुत कम लोगों का जो है आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली 4 ही होता है। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कहा अभी रोहा और कामरान ने भी बिल्कुल ठीक आंसर किया। देखो आपका जो ग्राउंड लेवल है, ठीक है, इस पे जो हमारे पास प्रेशर होता है वो बेसिक तौर पे क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक होता है। अगर आप 100 फीट बिलो जा रहे हो तो 1 एटमॉस्फेरिक पहले प्रेशर था, अब जब बिलो गए हो तो 3 एटीएम बढ़ गया, सो 3 प्लस 1 विल गिव अस 4, ठीक है। सो 4 एटीएम होना चाहिए। सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, 4 होगा। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं 200 जो है फीट बिलो गया हूं तो वो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 1 विल गिव अस 7, ठीक है। सो 200 फीट नीचे जाने से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डिफ्यूजन और एफ्यूजन, इसकी बात हम कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। और डिफ्यूजन और एफ्यूजन की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं डिफ्यूजन का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या करते हैं, स्केप करते हैं टुगेदर। आप जस्ट ये लाइन मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है, ये लाइन आप मेंशन कर लेंगे, हमें इसकी डेफिनेशन से कंसर्न नहीं है, ठीक है, हमें इसकी डेफिनेशन से कंसर्न नहीं है। फैक्टर्स जिन पे ये डिपेंड करता है आगे जाके वो ग्राम्स ला में आ रहा है, ठीक है। हमें जस्ट इसमें जो लाइन मेंशन करनी है अपने पास जो कि इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि डिफ्यूजन के अमल के अंदर द मॉलिक्यूल्स विल स्केप टुगेदर, ये आप मेंशन करेंगे अपने पास, ठीक है। और जो एफ्यूजन का अमल है इसमें क्या होता है कि द मॉलिक्यूल विल स्केप वन बाय वन, जस्ट ये चीज आपको पता होना चाहिए, यही डेफिनेशन भी है इसकी, समझ लें, ठीक है, जो कि डिफाइन कर देगी इस पूरे जो है सिनेरियो को, और यही चीज बता रही है, ठीक है। सो डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स टुगेदर जो है स्केप करते हैं, और एफ्यूजन के अंदर वन बाय वन स्केप करते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, मॉलिक्यूल्स स्केप करते हैं वन बाय वन। अब मैं गाम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की बात करूंगा और इनसे रिलेटेड जो है हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज भी हैं, वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तौर पे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, जिसको हम जो है देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा। देखो साथ हम कह रहे थे कि 100 फीट बिलो जाएंगे तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें 3 एटीएम का इजाफा हो जाएगा। सो ग्राउंड पर तो ऑलरेडी 1 था, सो जब हमने 100 फीट बिलो गए तो उसमें 1 में 3 और इजाफा हो गया, 4 ही होते हैं ना टोटल, 3 प्लस 1 विल गिव अस 4, ठीक हो गया। अच्छा, अर्थ पर 1 एटीएम और नीचे जाते हैं तो इंक्रीज हो जाता है, एग्जैक्टली बिल्कुल मैंने यही बताया था आपको, ठीक है। अब ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की हम बात करने लगे हैं। सो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है कि जी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, ठीक है। हम यहाँ पर जो चीज देखेंगे, जो चीज हमने अपने जहन में रखनी है वो क्या है कि लाइटर द गैस मोर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन, हेवियर द गैस लेस विल बी द यूनिट ऑफ डिफ्यूजन, ये चीज आपको जहन में होनी चाहिए, ठीक है। और एक और एक्सप्रेशन हम ले सकते हैं, R1 over R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 over M1, ठीक है, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अगर आपको जो है दो गैसेस के जो है क्या कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो है बता दिया जाए, या रेट ऑफ डिफ्यूजन में जो उनके दरमियान रेशो है, ठीक है, वो क्लियर कर दी जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, और जो है आपको कहा जाए कि किसी एक अननोन गैस का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर लो, तो आप इसके थ्रू करेंगे, ठीक है भाई। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। सो मोहम्मद जो है वो बिल्कुल तप चुके हैं, आप लोग इतने छोटे छोटे जो है वो बेसिक क्वेश्चंस कर... जी मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका है, बिल्कुल ठीक है, इसको भी ठीक हो जाना चाहिए। जी मैं आ चुका हूँ दोबारा आपके सामने, और इस पर जो है मैं आपसे ही बात कर रहा था कि ये हमारे पास जो है लिस्ट है गैसेस की, ठीक है। और मैं आपसे कह रहा था कि आपने करना सिंपली ये है कि आपने इसको रेट करना है, यानी कि कौन सी जो है गैस, फिर से प्रॉब्लम कर गया, देखो, अच्छा ठीक है, अब क्लियर है आई थिंक मेरे ख्याल से, अब आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर है, आपको मैं नजर भी आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये गैसेस हमारे पास हैं, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने रेट करना है, यानी कि कौन सी गैस जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा रखेगी, कौन सी गैस जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन कम रखेगी, ठीक है, इसको आपने देखना है, इसको आप जो है
रेट करेंगे, ठीक है, ऑर्डर में मेंशन करेंगे, ठीक है, ऑर्डर में आपने इसको जो है मेंशन करना है कि N2, CO2, CH4 और H2 जो है इसमें से रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका ज़्यादा होगा, किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कम होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हम इस वक्त बात भी कर रहे थे कि लाइटर गैस विल डिफ्यूज मोर रैपिडली, ठीक है, एज कंपेयर टू हैवियर गैस, ठीक है। तो सबसे लाइटर गैस इसमें H2 है, सो इट विल हैव ग्रेटर रेट ऑफ डिफ्यूजन एज कंपेयर टू मीथेन, and methane will have more rate of diffusion as compared to N2, ठीक है, and N2 will have more rate of diffusion as compared to CO2, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि इनमें बेसिक जो डिफरेंस आ रहा है वो इनके मॉलिक्यूलर वेट का आ रहा है। लाइटर गैस हमारे पास H2 है और सबसे हैवियर गैस हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है जी। और इसी तरीके से आपसे जो है जो क्वेश्चन किया जा सकता है वो ये भी किया जा सकता है कि आपको जो है दो गैसेस का जो आपस में रेट ऑफ डिफ्यूजन की रेशो है वो प्रोवाइड कर दी जाए और आपसे कहा जाए कि अननोन गैस जो है, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर दो। सो वो भी आप जो है इसी मेथड के थ्रू कर सकते हैं, यानी इस तरीके से ही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो है एक गैस मेरे पास है H2, ठीक है, और दूसरी गैस जो है वो अननोन गैस है, मुझे नहीं पता उसका, और मुझे कहा गया है कि जी इनकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन की जो रेशो है वैसे तौर पे, ठीक है, ये रेशो है 2, चलें इस तरह करते हैं कि ये हमारे पास क्या है 1:8 है, ठीक है। सो आपसे कहा गया कि इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर दो, तो कैसे आप निकालोगे? आप जो है 1/8 कर लो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m, ठीक है, ये आपको नहीं पता, ये आपको अननोन है, ये नहीं पता जो है कि कौन सी हमारे पास है, ठीक है। और H2 गैस का आपको पता है कि ये इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 होता है। इसके थ्रू आप जो है क्या कर सकते हो, इसके थ्रू आप अननोन जो गैस है, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरफ स्केल लोगे तो ये 8 से कितना होता है 64, ठीक है, इज इक्वल टू m/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए 2/64, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको आप इधर ले जाएंगे ना, ठीक है। सो ठीक है भाई, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक हो गया। और अगर आप जो है इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा, जरा मेरे ख्याल से मैं मिस्टेक कर रहा हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास लाइटर गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है और हैवी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता है, तो इसको हम 8:1 कर लेते हैं, ठीक है। अब इस केस में हमारे पास क्या होगा ये हम देख लेते हैं 1, ठीक है। और हमारे पास जो चीज़ यहाँ पर वेरी करेगी वो भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ वेरी करेगी। ये बेसिक तौर पे हमारे पास हाइड्रोजन का है, ये अननोन गैस का है, तो अननोन गैस का मॉलिक्यूलर वेट ऊपर आएगा और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 ही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ, तो 64/1 आ जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आता है इक्वल्स टू 64 इंटू 2, और ये हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आएगा अराउंड कितना भाई, ये आएगा 128, ठीक है। सो इस तरीके से आप किसी अननोन गैस के मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि द स्पीड बाय विच, ठीक है, एनी गैस विल डिफ्यूज, ठीक है, द टाइम टेकन बाय द गैस टू डिफ्यूज, ठीक है, टू अ सर्टेन, ठीक है, लिमिट और एरिया, ठीक है, इसे हम रेट ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं, एंड इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एज वेल एज मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है जी। सो ये हमारे पास था ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये तमाम चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अभी हमने टेस्ट भी स्टार्ट करना है और मैं चाहूंगा कि थोड़ा बहुत आपको जो है आगे ले चलूं, ठीक है, और फिर हम टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, कुछ चीजें बाकी रह जाएंगी तो वो हम कल के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। कल के लेक्चर में हम थोड़ा बहुत उसको देख लेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो चीज है वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। इसमें जो इंट्रोडक्टरी ग्राफ है, ठीक है, उसमें उसने डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन मेंशन की हुई है। सो साइंटिस्ट नेम और उसकी कंट्रीब्यूशन का आपको जो है अंदाजा होना चाहिए। आप सिर्फ जो है इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि बर्नौली ने जो है क्या किया था, इसके अलावा जो है मैक्सवेल ने क्या किया था, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास क्लॉजिस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया था, क्या कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड की थी, ठीक है। बोल्ट्जमैन ने जो है क्या कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड की थी, तो आपने जस्ट इसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। इस पैराग्राफ में डिफरेंट साइंटिस्ट की जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, जिसको हम KMT कह रहे होते हैं, इनके नेम और जो है इनकी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द एक्चुअल काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, वो आपने अंडरलाइन कर लेनी है। और बस यही है, ठीक हो गया, ये आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। बाकी जो फार्मूला है यहाँ पर किस इसका KMT का यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का जो फार्मूला है वो जो है आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है आपको जरूर पता होना चाहिए। PV इज इक्वल टू 1/3nRT, ठीक है। ये बेसिक तौर पे हमारे पास नॉट nRT mnc स्क्वायर बार एग्जैक्टली तौर पे है mnc स्क्वायर बार, ठीक है। ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, इट इज द
की एम्प्टी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यानी जिसको हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का नाम देते हैं। और इसमें एक और जो एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, ठीक है, जिसको हम CRMP कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का नाम देते हैं, CRMS कहते हैं, ठीक है। और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होगा, ये बेसिक तौर पे है 3RT, ठीक है, ओवर M, कैपिटल M, ठीक है। ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, इट इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर आप इनमें जो कांस्टेंट वैल्यू है, यानी 3 और R की जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ठीक है, अगर आप इसमें मेंशन कर देते हैं तो आपके पास यही एक्सप्रेशन बनेगा 1.73 स्क्वायर रूट ऑफ T ओवर M, ठीक है। आप जस्ट इसमें टेम्परेचर और जो क्या कहते हैं ये जो बल्कि आर की वैल्यू भी पुट नहीं करें, RT, ठीक है जी। 3 को आप स्क्वायर रूट करने के बाद इसको बाहर निकाल दें तो ये बनता है 1/1.73 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ RT ओवर M, ठीक है। ये भी इसको पे बनता है, ठीक है, बिल्कुल आगे बताएं, बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहम्मद कि हम इसको जो है बुक से रीड आउट कर लेंगे, आगे बताएं, ठीक है। मेरे ख्याल से हमें फ़ौरन से टेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि मैं आप लोगों को जो है थोड़ा बहुत टेस्ट डिस्क्राइब कर दूंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हमने अभी तक नहीं की, अभी तक जो है हमने आइडल और नॉन आइडल गैसेस के हवाले से डिस्क्राइब नहीं किया कि जो है उनके जो आइडल या नॉन आइडल गैस है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही होती है, किस टेम्परेचर कंडीशन के ऊपर कोई गैस आइडल बिहेव करेगी या नॉन आइडल बिहेव करेगी। मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों को टेस्ट जो है दे दूँ और उसके बाद फिर हम जो है बिल्कुल स्टार्ट कर दें, टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। और फिर उसके बाद मैं जो है आप लोगों को थोड़ा बहुत उस हवाले से डिस्क्राइब भी कर दूंगा। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। जिन लोगों का जो टेस्ट है वो स्टार्ट नहीं हुआ, वो जस्ट करेंगे ये कि अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे और उसके बाद जो स्टार्ट टेस्ट है, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे ताकि आप लोगों का जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो सके। इसको देखेंगे, आया नहीं, टाइमर नहीं स्टार्ट हुआ, रिफ्रेश कर लें, करें लॉगिन। देखिए वहां से लॉन्च हो गया। जी, मैं रिजल्ट्स आपके बाद में देखूंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़फुल है, हम अभी बात भी करेंगे टेस्ट के हवाले से और उसके MCQs के हवाले से। पहले आप वाइट बोर्ड पे ज़रा नज़र दौड़ाएंगे, पहले आप वाइट बोर्ड पे ज़रा फोकस करेंगे क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। देखो, हम जब भी किसी गैस की बात करते हैं तो गैस के हवाले से हम कहते हैं जो उसमें मौजूद पार्टिकल्स होते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, दे विल ऑलवेज हैव डिफरेंट वेलोसिटीज, ठीक है, क्योंकि एनर्जी में वेरिएशन आती है, इनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, तो इनकी वेलोसिटी जो है वो इनमें फर्क होता है, वेलोसिटी इनकी जो है वो चेंज होती है, ठीक हो गया। सो जब भी हम किसी गैस की बात करते हैं तो ओवरऑल जो वेलोसिटी होती है किसी गैस की, ठीक है, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन इट ऑलवेज क्या कहते हैं, डिस्क्राइब्ड बाय, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, वो होगी 8RT बाय पाई M, ठीक है। और अगर हम 8 पाई M जो है इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास बनता है 1.59 स्क्वायर रूट ऑफ RT ओवर M, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है, इसको आप अपने पास नोट डाउन करेंगे। एवरेज वेलोसिटी फॉर गैस, ठीक है जी, हमारे पास इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। और इसके बाद अगर हम जो है नेक्स्ट देखें तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से कैसे आपस में कोरिलेट करती है, कैसे आपस में एक दूसरे के साथ जो है मैच करती है। सो एवरेज वेलोसिटी इक्वल होती है 0.92 इंटू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू करेंगे। इनके कमेंट्स को थोड़ा मैग्नीफाई कर दें, ठीक है जी। और बाकी जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर का टॉपिक है। उसमें जो है हमने जो चीज़ लेनी है, जो चीज़ हमारे पास आएगी, जो चीज़ हमारे पास हम कह सकते हैं कि हमें मिल रही है, जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, वो क्या है बेसिक तौर पे कि काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी सब्सटेंस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ये भी हमने बात थोड़ी देर पहले भी की थी, ठीक है। देखो, हम ये बात जानते हैं कि जो हमारे पास एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, सिस्टम के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि हमने सिस्टम को क्या टेम्परेचर प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, सिस्टम के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक हो गया। और अगर हम डिफाइन करें टेम्परेचर
टेम्परेचर को किसी गैस के हवाले से, तो हम कहते हैं कि जो इनकी एवरेज जो हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, इसको हम बेसिक तौर पे क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये टेम्परेचर कहलाता है। इस तरीके से सॉलिड के हम कहते हैं कि द एवरेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। सो टेम्परेचर के ऊपर जो है इनकी एनर्जी डिपेंड कर रही होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। ये हमारे पास जो है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको जो है थोड़ा सा प्रोवाइड किया है, ये आप चीजें नोट डाउन करेंगे अपने पास, ठीक है। अब देखो अगर हम जो है इसके अकॉर्डिंग बात करें तो हम कहते हैं कि एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर जीरो हो जाएगा तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स भी क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए, क्योंकि देखो हमारे पास एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। सो बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर व्हेन वी पुट द टेम्परेचर टू जीरो वैल्यू, ठीक है, सो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स विल बिकम जीरो, ठीक है, ये जीरो हो जाएंगी, ठीक हो गया। और नेक्स्ट जो है हमारे पास जो टॉपिक जिसको हमने डिस्क्राइब करना है वो बेसिक तौर पे है कि कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू द लिक्विड, यानी लिक्विफिकेशन ऑफ गैस की हम बात करते हैं। सो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू, क्रिटिकल वॉल्यूम की, क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू जो है हमारे पास डिस्क्राइब हो रही होती है, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है आइडल और नॉन आइडल गैस का, ठीक है। आपने जो कि एमटी के जो पॉस्टुलेट्स हैं उसको रीड आउट किया होगा, आप उसको रीड आउट भी कीजिएगा। इसमें पॉस्टुलेट नंबर जो 5 और 6 है, ठीक है, इसको जरूर आप जो है रीड आउट कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं 5 और 6 की, अगर हम जो है पॉस्टुलेट की बात करते हैं तो ये हमें क्या डिस्क्राइब करते हैं, हम कहते हैं कि गैस पार्टिकल्स की आपस में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होती, ठीक है। और हम कहते हैं कि इंडिविजुअल गैस पार्टिकल का वॉल्यूम निग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द होल वॉल्यूम ऑफ द गैस सिलेंडर, ठीक है। ये दो पॉस्टुलेट्स हैं जो डिफाइन करते हैं किसी गैस को कि वो आइडल है या नॉन आइडल है, ठीक है। सो इस पॉइंट को ज़हन में रखते हुए हम कह सकते हैं कि जो गैस हमारे पास पोलर होगी, पोलर गैस क्या होती है, देखिए आप जानते हैं कि जिनमें जो है मॉलिक्यूल्स के अंदर पोल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स जो होते हैं ये एक दूसरे के पार्टिकल्स के दरमियान आपस में अट्रैक्शन की फोर्स डेवलप करते हैं। तो जहां अट्रैक्शन की फोर्स आ गई वहां पर नॉन आइडल बिहेवियर जो है स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो ये हम कहते हैं कि हमारे पास जो इस तरह की गैसेज हैं कि जो नॉन पोलर पोलर टाइप की हैं वो नॉन आइडल बिहेवियर शो करेंगी, ठीक है। और जो गैसेज क्या होंगी, नॉन पोलर टाइप की होंगी, वो समहाउ मोर आइडल जो है वो बिहेवियर को शो करेंगी, आइडल बिहेवियर जो है उनका बढ़ जाएगा, ठीक है। आइडल बिहेवियर क्या होगा हमारे पास, ठीक है, वो बढ़ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पर जो है इसी बेस को, इसी पॉइंट को जहन में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए यहां पर जो है डिफरेंट गैसेस को ऑर्डर में मेंशन किया है कि देखो हमने कहा पोलर टाइप ऑफ गैसेस जो है वो नॉन आइडल होती है, और नॉन पोलर टाइप ऑफ गैसेस के अंदर हम कहते हैं कि ज्यादा जो है आइडल बिहेवियर होता है। लेकिन नॉन आइडल गैसेस, नॉन पोलर जो गैसेस होती हैं इनका जो साइज है बड़ा मैटर करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि लार्जर द साइज ग्रेटर विल बी द पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, एंड ग्रेटर विल बी द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो कि इनके दरमियान डेवलप होती हैं, ठीक है भी, ठीक है। अच्छा, इधर देखो जरा इसको देख लेते हैं, ये मैं आपको जो है उसके बारे से बता दूंगा, जो टेस्ट आपका हुआ है उस बारे से मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, वाटर जो है वो सबसे ज्यादा नॉन आइडल बिहेवियर शो करती है एज कंपेयर टू अमोनिया, क्योंकि इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और अमोनिया की जो है हम बात करें तो ये कहते हैं हम कि ये ज्यादा नॉन आइडल बिहेवियर शो करेगी एज कंपेयर टू फ्रीगॉन। फ्रीगॉन क्या है, वैसे तो ये नोबल गैसेस का लास्ट मेंबर है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, नीचे हमारे पास फ्रीगॉन आता है, ठीक है। सो ये लार्जर साइज का होने की बुनियाद पर हम कहते हैं कि अमोनिया, ये जो हमारे पास लार्जर साइज का होने की बुनियाद पर हम कहते हैं कि ये ज्यादा नॉन आइडल होगा एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ हम कहते हैं कि नॉन पोलर गैस है, ठीक हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है नॉन आइडल बिहेवियर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू O2, और उसकी रीजन क्या है कि इसका साइज बड़ा है, इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी एज कंपेयर टू O2, और O2 जो है इसका नॉन आइडल बिहेवियर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू आर्गॉन। आर्गॉन की निस्बत जो है आर्गॉन का ज्यादा होता है नॉन आइडल बिहेवियर एज कंपेयर टू नाइट्रोजन N2 गैस, ठीक है। और इसका नॉन आइडल बिहेवियर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हीलियम, क्योंकि हीलियम का साइज बहुत छोटा है और ये नॉन पोलर भी है, इसलिए हम कहते हैं समहाउ कि ये सबसे ज्यादा आइडल बिहेवियर शो करेगी और ये जो है सबसे ज्यादा नॉन आइडल बिहेवियर जो है वो शो करेगी, ठीक है जी। जिसमें ये पॉइंट्स क्लैरिफाई कर दूं, फिर वहीं पर आता हूं, आपको बता देता हूं, ठीक है। सो ये ऑर्डर जरूर आपने जो है मेंशन करना है, इस ऑर्डर को जरूर आप जो है अपने पास मेंशन कर लीजिएगा। शॉर्ट फॉर्म में एमसीक्यूज जो है वो डिस्प्ले कर दूंगा, आप बेफिक्र रहें, जस्ट इस चीज को देख लें जो कि अभी हमने जो है थोड़ा बहुत मेंशन कर चुका हूं, आप उसको जरा देख लें। नहीं, अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, लास्ट पॉइंट, उसके बाद मैं चाहूंगा कि लेक्चर को वाइंड अप करूं और जो चीजें रह चुकेंगी वो फिर हम कल यानी नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें करेंगे, ठीक है। सो पोलर गैस विल हैव हाई
क्रिटिकल टेम्परेचर वैल्यू। क्यों? क्योंकि पोलर गैसेस के दरमियान आपस में इंटरेक्शन फोर्सेस होती हैं। सो इंटरेक्शन फोर्सेस होने की बिना पर हमें ज्यादा एफर्ट दरकार होती है कि हम इनको लिक्विफाई कर सकें। सो पोलर गैसेस विल हैव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर वैल्यू एज कंपेयर टू नॉन पोलर गैसेस। ठीक है जी, ये पॉइंट्स आपने अपने पास नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, बाकी जो आपका टेस्ट हुआ है उसका जो सोल्यूशन है, ठीक है, वो मैं अपलोड कर दूंगा। मैंने पिछले टेस्ट का सोल्यूशन भी अपलोड किया हुआ है अपनी प्रोफाइल के ऊपर, और आप लोगों के लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी जो है वो अपलोड की हुई है, वो आप लोग देख सकते हैं वहां से, आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको। और इनके कमेंट्स मुझे दिखा दें कि कुछ अगर ये पूछ रहे हैं मुझसे, इनके बल्कि टेस्ट दिखा दें मुझे, अगर इनका टेस्ट मुझे दिख सके। मैं चाहूंगा कि आप लोगों का जरा टेस्ट देख लूं कि आपके मार्क्स किस तरह के हैं। दिखाएं मुझे जरा मार्क्स। सो सबसे हाईएस्ट मार्क्स इस वक्त जो मुझे दिख रहे हैं वो 16 ही है। हालांकि बहुत जो है टाइम भी आपको प्रोवाइड किया, और इसके साथ जो है ना आप लोगों को मतलब बहुत आसान टेस्ट दिया था, लेकिन मार्क्स बहुत ही कम है। ठीक है, टेस्ट का जो मैं बताऊं आपको, जो मैंने आज टेस्ट आपको प्रोवाइड किया था, इसका डिटेल में आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा अपने जो है प्रोफाइल के ऊपर। और आपको जो भी क्वेश्चन पूछना होगा आप मुझसे वहां पूछ लेंगे, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने जरूर मेंशन कर लेने अपने पास। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं इसी को बेस बनाते हुए आगे लेके चलूंगा आप लोगों को, और आगे नेक्स्ट डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, सो आप लोग कोशिश किया करें कि जो आपको टेस्ट प्रोवाइड हो उसको आप जो है बुक से रिलेट भी करें, और बुक से जो है देखें भी। बी का यूनिट दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। ठीक है भाई यजदान, ठीक है सर, करेक्ट आंसर मुझे कुछ ठीक लग रहे हैं, वो भी चेक करें भाई। देखते हैं मोहम्मद, आप मुझे बता देना, मैं अभी जाते ना आपको पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, और आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा टेस्ट का। ठीक है, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए उस पोस्ट के नीचे कमेंट आप करें, मैं उसका रिस्पांस आपको वहीं दे दूंगा। ठीक है, आपसे कल मुलाकात होगी। जो पॉइंट्स हमारे रह गए हैं इस टॉपिक के हवाले से वो मैं कल कवर करवाऊंगा, और कल चैप्टर 4 भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपने इसको रीड आउट जरूर कर लेना, चैप्टर 4 और रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 3 को आप रीड आउट करेंगे ताकि आपको आसानी हो समझने में। क्योंकि देखो हमारा मेजर जो टाइम कंज्यूम होता है ना, जो गुजरता है, वो इस बात पर होता है कि आप बहुत बेसिक किस्म के क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। ठीक है, और वो बेसिक किस्म के क्वेश्चंस आपको एफएससी में जाहिर सी बात है आपने की हुई है कंप्लीट, तो उसको उसमें थोड़ा क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। लेकिन फिर भी जो है कोशिश करता हूँ कि सारों के आंसर दे सकूं मैं। मैंने आज आप लोगों को अपने पूरे लेक्चर के अंदर बहुत कम एमसीक्यूज की एक्सरसाइज करवाई है, बहुत कम एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को जो है बताए हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं कल जो है आप लोगों को जो भी समझाऊं वो थ्रू एमसीक्यू समझाऊं, क्योंकि मैंने आज इस चीज का रियलाइज किया कि मैं जितना डेप्थ में जाता हूं आप उतने ही क्वेश्चन रेज करते हैं छोटी छोटी बेसिक से। सो कल हम कोशिश करेंगे कि हम जो है जी, आप लोग इसको ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, कल हम कोशिश करेंगे कि हम एमसीक्यू के थ्रू जो है आपको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूं, जिसमें कि आपके क्वेश्चंस रेडी टू एमसीक्यू होंगे तो वो बेटर रहेगा, और आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह के एमसीक्यूज जो हैं वो बनते हैं। ठीक है जी, सो कल तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना ख्याल रखिएगा। और अभी थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूंगा आज के एमसीक्यूज, वो देख लीजिएगा। जहां प्रॉब्लम हो कमेंट के अंदर मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर कर दूंगा। अल्लाह हाफिज।